Welcome back to Prep Classes Academy and hello everyone. Today we'll start with the third chapter of learning and teaching, which is about various theories used in learning. So let us begin with the chapter. Cognitive and humanist perspective of learning. So in this chapter we'll be learning about various theories of education and various theory of learning. और इसमें सिर्फ थ्योरीज हैं इस चैप्टर में, और जितने थ्योरीज मैंने इसमें डिस्कस किए हैं दैट इज़ मोर देन इनफ. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस चैप्टर. जो थ्योरी मैंने इसमें डाला है आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल. सो यू जस्ट हैव टू learn it and just write it down in the exam. No need of mugging up the book. So let us begin with the chapter. So first is insightful learning theory. This theory was developed by a psychologist known as Wolfgang Kohler who belonged to Gestalt School of Psychology. इनका जो थ्योरी था दैट वाज इनसाइट थ्योरी. इनसाइट का मतलब क्या होता है? जैसे आप कुछ एक काम कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम आया एंड सडनली आपके दिमाग में जो फ्लैश होता है सोल्यूशन, दैट इज़ इनसाइट. जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, फिर सडनली रियलाइज़ होता है अरे नहीं ऐसे करने से हो जाएगा. तो वो जो सडन रियलाइजेशन होता है सोल्यूशन का किसी प्रॉब्लम का, दैट इज़ इनसाइट. तो इस थ्योरी में हम लोग इनसाइट के बारे में पढ़ेंगे. और इनका मानना ये है कि हम अगर किसी प्रॉब्लम को अगर समझना चाहते हैं तो हमें उस जैसे पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, वो होल सिचुएशन हमें जानना ज़रूरी है. अगर कोई आपको पार्ट्स में बताएगा ऐसा है, फिर कुछ चीज़ें उसमें ओमिट हो जाएंगी, फिर ऐसा है, फिर कुछ ओमिट हो जाएगा, ऐसा है. अगर आधा आधा छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लर्न करते हो या फिर देखते हो तो आपको वो समझ नहीं आएगा. बट इफ़ यू सी इट एज अ होल, अगर किसी एक सिचुएशन का पूरा A to Z डिटेल आपके सामने आ जाए, देन यू कैन फाइंड आउट अ रिलायबल सोल्यूशन. तो एक्सपेरिमेंट जो था उसमें कोलर ने एक चिंपैंजी को यूज़ किया था, जिस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान. उनको केज के अंदर रखा, उसको प्लस बाकी चिंपैंजीज़ को, और ऊपर एक बनाना लटका दिया और अंदर एक बॉक्स रख दिया था. चिंपैंजी ने बहुत ट्राई किया जंप करके बनाना निकालने के लिए, बट वो निकाल नहीं सका. तो जब वो निकाल नहीं सका तो उसके दिमाग में एक सोल्यूशन आया कि यहाँ जो बॉक्स रखा है मैं उस पर चढ़ के ले आता हूँ. तो उसने बॉक्स रखा, उसके ऊपर चढ़ा और बनाना निकाल लिया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कोलर ने क्या किया, अगेन ही प्लेस्ड अ बनाना, एक बॉक्स. लेकिन इस सिचुएशन में उसने क्या किया, बनाना थोड़ा हाइट में रखा कि एक बॉक्स इज़ नॉट इनफ फॉर टेकिंग आउट द बनाना, लेकिन उसके लिए 2-3 बॉक्स लग सकता है. बट उसने रखा एक ही बॉक्स एक्सपेरिमेंट में. फिर चिंपैंजी ने ट्राई किया कि मैं निकाल लूँ बनाना, और जब सेकंड टाइम ट्राई किया उसने पहला वाला सोल्यूशन ही यूज़ किया. उसने बॉक्स रखा और फटाफट खड़ा हो गया कि बनाना निकाल लूँगा. लेकिन क्या हुआ, उसका हाथ नहीं पहुँचा. एंड देन उसको एक इंसाइट आया कि अरे मैं अगर अपनी फ्रेंड को उसके ऊपर बिठा के उसके ऊपर चढ़ूँ तो हो सकता है. देन एक चिंपैंजी उस बॉक्स के ऊपर बैठा और फिर जो सुल्तान है वो उसके ऊपर चढ़ के उसने बनाना निकाला. और फाइनली उसको एक ऐसा सोल्यूशन मिला कि अब वो जितना भी बनाना रखे मैं निकाल लूँगा. थर्ड एक्सपेरिमेंट में उनको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिया. उन्होंने बनाना को बाहर लटका दिया केज के, और अंदर 2 स्टिक दे दिए. एक लंबा स्टिक था, एक छोटा स्टिक था. और जब उसने हाथ डाल के गेट के बाहर, केज के बाहर बहुत कोशिश की बनाना निकालने की, जब वो नहीं हो पाया उसने एक स्टिक यूज़ किया. जब एक स्टिक से भी नहीं हुआ, चिंपैंजी ने क्या किया, और सडन ब्राइट आइडिया है उसको, उसने क्या किया, उसने जो दूसरा स्टिक था उसको उसके साथ जोड़ के 2 स्टिक के मदद से बनाना निकाला. देन फाइनली द चिंपैंजी वॉज एबल टू टेक द बनाना. अब स्टेप्स क्या है इनसाइट में, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जैसे उसने आइडेंटिफाई किया कि बनाना बहुत ऊपर है. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं उस बनाना को ले नहीं सकता. इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया मतलब कितना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या क्या कंक्लूजन यूज़ कर सकता हूँ, एनालाइज करना और कॉन्सेंट्रेट करना अटेंशन के साथ कि मैं भी क्या करूँ. ट्रायल ऑफ मोड ऑफ रिस्पॉन्स, बहुत सारे इनिशियल एफर्ट्स लेना और ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म लेना, मतलब क्या करने से मैं उस बनाना को निकाल सकता हूँ. सस्टेन्ड अटेंशन, द लर्नर मेंटेन्स फ्रीक्वेंटली रिकरेंट अटेंशन टू द गोल एंड मोटिवेशन. वो डीमोटिवेट नहीं होता, वो कंटिन्यूसली मोटिवेट होकर कोशिश करता रहता है. इनसाइट डेवलपमेंट, इनसाइट मतलब एक सडन सोल्यूशन आ जाना दिमाग में, अरे हाँ अगर मैं बॉक्स रख के चढ़ता हूँ तो मुझे बनाना मिल जाएगा. स्टेडी रेपिटेशन, स्टेडी रेपिटेशन मतलब जब सेकंड सिचुएशन में बनाना थोड़ा हाइट पे रखा, उसने वही सोल्यूशन रिपीट किया सेकंड टाइम भी, बॉक्स रख के खड़ा हो गया. ये हम लोग भी करते हैं. सोचो हमें एक सिचुएशन दिया है, हमने सीख लिया, सेम सिचुएशन दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, पहले हम लोग पहला वाला ही सोल्यूशन यूज़ करेंगे. दैट इज़ स्टेडी रेपिटेशन. इट इज़ डन बाय एवरीबडी, ऑल ऑफ अस.
देन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एबिलिटी, जो लर्नर होता है वो एक ऐसे एबिलिटी पे रीच हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड कर पाता है सारे सिचुएशन को। अब लॉज ऑफ लर्निंग इसमें क्या है, देयर आर 4 लॉज ऑफ लर्निंग। पहला है लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, फिर लॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉज ऑफ क्लोजर एंड लॉज ऑफ कंटिन्यूटी। लॉज ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, जब सिमिलर चीज़ें हमें दिखती हैं तो हम उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं, भले ही वो ग्रुप में हो या ना हो। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ओ और वी लिखा है, जैसे ही हम इस पिक्चर को देखें, जैसे आपने भी देखा होगा, आपको लगा कि अरे यहाँ तो वी लिखा है, क्या किसी ने भी ये सोचा अरे ओ और वी दोनों मिलके एक ग्रुप बना है? किसी ने भी नहीं सोचा होगा, बहुत ही पॉइंट में किसी ने सोचा होगा, बट मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं, अरे इसमें तो वी बना है, बट एक्चुअली क्या है, ये है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें ओ और वी है, ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ओ को एक ग्रुप बना दिया और वी को एक ग्रुप बना दिया। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जहाँ पे हम लोग सिमिलर चीज़ों को एक ग्रुप में डाल देते हैं। देन वी हैव लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, कितने आईज़ हैं इसमें? हमने सोचा चलो यहाँ पे 4 ग्रुप है, एक में 3 आई है, एक में 2 आई है, एक में 4 आई है, एक में 1 आई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये इसमें टोटल 10 आई है। दिस डजंट ओनली अप्लाई टू विजुअल परसेप्शन, थिंक फॉर एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिक परसीव्ड एज अ मेलोडी रादर देन अ पोजेशन ऑफ सिंगल नोट। इवन म्यूज़िक्स में भी ये होता है, जब हम लोग कोई म्यूज़िक सुनते हैं हम उसको मेलोडी की तरह नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं हाँ ये एक पर्टिकुलर, ये एक पूरा एक म्यूज़िक है, लेकिन उस पर्टिकुलर म्यूज़िक में किसी भी गाने का कैरोके चलता है, म्यूज़िक चलता है, उसमें कितने सारे सिंगल नोट्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक गाना है पूरा। लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा कि ये पूरा एक ग्रुप है जिसमें 10 नंबर ऑफ आईज़ हैं। यहाँ पे हमने सोचा देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें आईज़ हैं। मतलब इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि जो ऑब्जेक्ट, जैसे लिखा है ऑब्जेक्ट विच आर क्लोज टुगेदर आर लाइकली टू बी सीन एज ग्रुप, जो बहुत ही क्लोज होते हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में समझते हैं। देन वी हैव लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर क्या होता है, जहाँ पे इनकम्प्लीट चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और कंप्लीट चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसको देखते ही आपको दिख गया होगा IBM लिखा है। अब IBM जो लिखा है, लेकिन उसके बीच में कितने सारे गैप्स भी हैं, बट वॉट वी डिड इज़ वी डिडंट फोकस ऑन द गैप्स, रादर वी फोकस्ड ऑन वॉट वॉज रिटन देयर। जो फिल्ड एरिया है उस पर हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ क्लोजर। देन लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मतलब जहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक ही जैसा कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट इमेज क्या होगा, एक फ्लो में चलता है। नाउ लेट अस डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट रोट मेमोराइजिंग, मतलब रट्टा नहीं मारना है। रोट मेमोराइजिंग इज़ रट्टा मारना, रट्टा नहीं मारना है इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन। जैसे वो बनाना वाले सिचुएशन में उन्होंने समझा, उन्होंने रटा नहीं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन दे केम अप विद द सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। होल पार्ट लर्निंग, पूरे सिचुएशन को समझते हैं, वो टुकड़ों में नहीं समझना है। एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, उस सुल्तान ने भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया, इसलिए उसको सोल्यूशन मिला। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन, जो सिचुएशन दिया है उसको आप सॉल्व अपने एनवायरनमेंट की मदद से भी कर सकते हो, जैसे सुल्तान ने अपने पास में पड़े एक बॉक्स को यूज़ किया या फिर स्टिक को यूज़ किया। प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक अंदर से मोटिवेशन आना ज़रूरी है। अगर आप बैठ जाओगे कि नहीं मुझे सॉल्व नहीं करना, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू हैव दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू एंगेज योर सेल्फ एंड टू कम अप विद द सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अब इंसाइट लर्निंग क्या होता है, एक सडन आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, तो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड टीचर शुड कल्टिवेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाय प्रेजेंटिंग चैलेंजेस येट एंगेजिंग मटेरियल्स। टीचर्स को भी वही करना है, क्लास में चैलेंजिंग प्रेजेंटेशन देना है ताकि बच्चे उसमें मोटिवेटेड रहें। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, insight learning supports transfer of knowledge. Once a student understand a concept they can apply it in a situation, in a new situation. जैसे बनाना वाले सिचुएशन में उन्होंने पहले सुल्तान ने जो पहले सिचुएशन में बॉक्स यूज़ किया, सेकंड में भी उसने वही यूज़ किया, थर्ड में उसको समझ आया उसको क्या करना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसको कोई ऐसा सोल्यूशन दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, ही विल ट्राई टू यूज़ द सेम सोल्यूशन। तो वंस वी लर्न समथिंग वी ट्राई टू अप्लाई द सेम इन डिफरेंट सिचुएशंस। पेशेंस एंड टाइम की बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव जेरोम बर्नर, इनका जो था थ्योरी दैट वाज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? ब्रूनर बिलीव्स क्लासरूम लर्निंग शुड टेक प्लेस इंडक्टिवली। इंडक्टिवली क्लासरूम लेना मतलब कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए।
टीचर्स आर देयर एज अ फैसिलिटेटर, वो एक बार बताएंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि आज हम लोग, जैसे मैंने आज बच्चों को बहुत भगाया, क्लास में ले गए, उनको बाहर ले गए, उनको मैंने भगाया भगाया भगाया, फिर वो क्लास में आए और बैठे, मैंने बोला ओके नाउ टेल मी व्हाट विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी। दे विल से मैम वी वांट वाटर बिकॉज वी आर थर्स्टी, वी वर रनिंग एंड वी आर थर्स्टी। तो इससे क्या हुआ, उनको प्यास लगी। तो मैं कहूँगी ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? दे विल ट्राई टू से, समबडी विल से ऑक्सीजन्स, कोई बोलेगा कि कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, मसल्स के बारे में, कोई कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अ लाइफ। तो सोल्यूशन क्या था? वाटर, द चैप्टर वाज वाटर। तो इस तरीके से बच्चों को स्टूडेंट सेंटर्ड होकर पढ़ाना है। हमें उनको ऐसे नहीं पढ़ाना है कि टीचर आएगा और उनको पढ़ा देगा। इट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड, जहाँ बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो खुद अपना जो सल्यूशन है या फिर एक उनको जैसे एक सिचुएशन दे दिया उसको समझना उनको बच्चों को देना है। सब्जेक्ट मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। एग्जाम्पल लेक, ह्यूमन बींग्स, एट्रीब्यूट्स आर इट्स डेप्थ, वाटर, मेल, फीमेल एट्सेट्रा। मतलब जैसे लेक, हमने लेक बोला बच्चों को, तो बच्चों को पता चलेगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। When we are talking about human beings, what are we actually talking about? We are talking about male and female. तो वो जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को तोड़ना और समझना, दैट शुड बी डन बाय द स्टूडेंट एंड नॉट बाय द टीचर। Bruner opposed Pigot's notion of readiness. He argued that school waste time trying to match the complexity of subject. उनके हिसाब से स्कूल में जो मगअप करते हैं बच्चे और बच्चों को रटाया जाता है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी डन इन द स्कूल। रादर टीचर्स को बिलीव करना चाहिए अपने बच्चों के कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ कैन बी टॉट एट अ सिंप्लीफाइड लेवल फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स लेवल्स लेटर ऑन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे पढ़ाया जा सकता है? पहले सिंपल चीज़ों को पढ़ाना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स लेवल में जाना ताकि बच्चों को समझ आए। सब्जेक्ट्स वुड बी टॉट एट लेवल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। हम लोग स्टार्ट फ्रैक्शन से नहीं करते हैं, वी स्टार्ट विद एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम लोग जाते हैं फ्रैक्शंस, इंटीजर्स। तो एक पर्टिकुलर हायरार्की होता है पढ़ाई में भी, वैसे ही हमें एक लो लेवल से एक इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल तक जाना चाहिए। ब्रूनर का थ्योरी जो है, देयर आर 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉलिक, आइकॉनिक एंड इनएक्टिव। ये क्या है हम लोग अभी देखेंगे। जैसे स्पाइरल करिकुलम का भी डायग्राम आप देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आता है यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। उसमें आप दिखा सकते हो मास्टरी, रिविजन एंड न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट से धीरे 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 वो मास्टरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको स्पाइरल में ये डायग्राम बना के आप दिखा सकते हो। ये 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी डायग्राम बना सकते हो। सो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? लर्निंग मोड्स में इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक। इनएक्टिव क्या होता है? लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, यानी बच्चों का बुक्स के साथ खेलना, ठीक है। वो क्या करते हैं? मूवमेंट से सीखते हैं। फिर है पिक्चर्स को देख के, आइकॉनिक यानी इमेजेस या आइकन्स को देख के। फिर है सिम्बॉलिक, जिसमें सिम्बल्स को देख के समझना। तो इनएक्टिव में आ गया प्ले विद द बुक, आइकॉनिक आ गया लुकिंग एट द पिक्चर्स, सिम्बॉलिक में आ गया रीड फॉर रिसर्च। इनएक्टिव क्या होता है? 0 से 1 ईयर में दिस अपीयर्स फर्स्ट, ये सबसे पहले आता है, जो कि कॉन्क्रीट स्टेज होता है। यहाँ पे सब एक्शन बेस्ड इन्फॉर्मेशन होता है, जहाँ बच्चे अपने मसल्स यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेटिव यूज्ड इन दिस स्टेजेस, मैथ्स, एजुकेशन, पेपर, कॉइन एट्सेट्रा, एनीथिंग टैंजिबल। मतलब बच्चों को जब मैथ्स पढ़ाओगे, अब बच्चों को उसमें डायरेक्टली नहीं बोल सकते ओके 2 + 2 = 4, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। उनको कॉइन दे दिया, 2 कॉइन यहाँ रख दिया, 2 कॉइन फिर नेक्स्ट उसके साइड में रख दिया, फिर उनको पूछा अब बताओ कितना है। तो उस तरीके से इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिव यूज़। तो उनको पढ़ा रहे हैं जो उनको पता नहीं है, बिकॉज दे थिंक यू आर प्लेइंग विद देम बट एक्चुअली दे आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम इट। फिर आइकॉनिक आता है, जिसमें पिक्टोरियल स्टेज आता है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होता है बच्चों का, जिसमें उनको विजुअलाइज कराया जाता है, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट्स बाय शोइंग इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन पेपर और टू पिक्चर देम इन वंस हेड। अदर वे कुड बी शेप्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। सिम्बॉलिक में क्या हो गया, जिसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज बोलते हैं। द लास्ट स्टेज टेक्स द इमेज फ्रॉम द सेकंड स्टेज एंड रिप्रेजेंट्स देम यूजिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। जो इमेजेस आपने सेकंड स्टेज में बच्चों को सिखाया, वो उन्होंने इमेजेस को अपने दिमाग में स्टोर किया और सिम्बॉलिक स्टेज में उसको यूज़ किया, दैट इज सिम्बॉलिक स्टेज। For example, a number is a symbol used to describe how many of things there are, but the number in itself has little meaning without the understanding of what it means for there to be that number of something. Other examples such as x or y or mathematical symbol like plus, minus, etc.
फाइनली लैंग्वेज एंड वर्ड्स आर अनदर वे टू एब्स्ट्रैक्टली रिप्रेजेंट द आइडिया। इसमें आपने उनको बता दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है कि एक कोई भी एक सिंबल, जैसे एक नंबर दे दिया कि यहाँ पे 2 चॉकलेट है, यहाँ पे 2 चॉकलेट है, टोटल 4 चॉकलेट्स हैं। उन्होंने ये भी पढ़ा, उसके साथ उन्होंने 4 क्या होता है वो भी सीखा, 2 क्या होता है वो भी सीखा। तो सिम्बल्स के साथ बच्चों को पढ़ाना इज़ सिम्बॉलिक। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? अलाउ स्टूडेंट टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अपने एबिलिटी के हिसाब से वो धीरे धीरे पढ़ते हैं। टीचर्स फैसिलिटेटर होते हैं जो बच्चों को समझाने में हेल्प करते हैं। लर्नर्स आर एनकरेज टू थिंक लॉजिकली। लर्नर्स अपने मर्जी से अपना लॉजिक यूज़ करके सोचते हैं। लर्नर्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिकॉज ही इज़ लर्निंग एक्टिवली। इसके लिमिटेशन क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट इन लार्ज ग्रुप्स एंड विद स्लो लर्नर्स। अगर स्लो लर्नर्स हों और बहुत बड़ा ग्रुप हो तो उनको समझाने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एवरीबडी विल बी इन अ सर्कल ऑफ डाउट। तो सबका एक एक करके डाउट सोल्यूशन निकालना, इट विल बी वेरी हेक्टिक। समटाइम्स टीचर्स में भी क्योटिक। इतने ज़्यादा बच्चों की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है टीचर्स को भी। अ फ्यू स्टूडेंट्स में बी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग, लीविंग द रेस्ट बिहाइंड। कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं वो जल्दी कर लेते हैं, तो स्लो लर्नर्स और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये है कुछ लिमिटेशंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द थ्योरी ऑफ जीन पीगेट। Cognition refers to thinking and memory process, and cognitive development refers to long-term change in this process. तो cognitive generally क्या? It is related to mind, it is related to how you think, what you think. ठीक है, तो इनके जो stages थे, the stage always happens in the same order. No stage is ever skipped. कोई भी stage skip नहीं होता है. Each stage is significant in transformation of stage before it. Each later stage incorporate the earlier stage. सारे stages एक दूसरे के साथ interlinked हैं. कैसे, वो हम लोग देखेंगे. ये है पिगेट का 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 to 2 ईयर्स होता है। उसमें वो जो भी सीखता है उसके साथ वो जाते हैं 2 + 7 ईयर्स ओल्ड में, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो उसमें वो भी यूज़ करते हैं जो उन्होंने सेंसरी स्टेज में सीखा था, प्लस अपने अभी जो करंट प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो वाले सारे डेवलपमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ से जब वो 7 to 11 में जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें वो सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, तीनों का उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। एंड फाइनली दे कम टू फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, दैट इज़ 12 ईयर्स टू अप, जहाँ पे सिम्बल्स और ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे द स्टूडेंट और द किड लर्न्स एवरीथिंग। तो पीगेट के 4 स्टेजेस क्या थे? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी में क्या है? डिफ्रेंशिएट सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, realizes that things continue to exist even when they can no longer be detected by the senses। मतलब बच्चे एक चीज़ को छूते हैं, देखते हैं, कल उसको नहीं भी दिखेगा तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा इट एग्जिस्ट समवेयर। प्री ऑपरेशन में क्या होता है? वो लैंग्वेज यूज़ करना लगते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स को समझने लगते हैं, इमेजेस को समझने लगते हैं, और उनको फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टेक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझते नहीं है, वो सुनते नहीं है। जब उनको कुछ बोला जाता है करने के लिए वो नहीं करते हैं। दैट इज़ ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होता है बच्चों का। क्लासिफाइज ऑब्जेक्ट्स, कलर, शेप, साइज़ वो समझने लगते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में स्टार्ट्स टू थिंक लॉजिकली, बच्चे लॉजिकली सीखते हैं और समझते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर पाते हैं, उनके फीचर्स को समझ पाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं, डायमेंशंस एंड साइज़ को समझ पाते हैं। एंड फॉर्मल ऑपरेशन जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे वो उनका कंसर्न जो होता है हाइपोथेटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ होता है। तो यहाँ पे जीन पीगेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पिक्चर आप देख सकते हो। दिस पर्सन हियर इज जीन पीगेट एंड सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन सब इसमें शो किया गया है। आप ये भी डायग्राम देख के एक टेबल बना के एग्जाम में लिख सकते हो। देन वी हैव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डिस्कवरी लर्निंग। देन वी हैव सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बाय व्योत्स्की 1896-1935। The major theme of this theory is that social interaction plays a fundamental role in development of cognition. इनके हिसाब से बच्चों का social interaction is the must in studies. इनका जो है पहले देख सकते हैं यहाँ पे उनका जो cognitive development theory है, पहला है social interaction, जहाँ पे social interaction पे emphasize किया है fundamental learning and development of cognition, more knowledge, नॉलेजेबल अदर्स, जो बच्चों से थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल है उनके साथ कोलैबोरेट करने से उनके अंदर स्किल्स बढ़ता है। देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस।
वो कब होगा? जब वो एक सोशल इंटरेक्शन होगा. फिर स्कैफोल्डिंग यानी टेम्प्रेरी सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड टू चाइल्ड बाय अ मेंटोर एनेबलिंग देम टू परफॉर्म टास्क दे वुडंट. तो इस डायग्राम को भी आप याद करो, ये डायग्राम भी बनाओ, जितने डायग्राम्स बना सकते हो एग्जाम में. इट इज़ अ वेरी 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 बिग प्लस पॉइंट. ट्राई टू मेक एज मेनी पिक्चर्स. इस टाइप के पिक्चर्स नहीं, उनसे भी फ्लो चार्ट्स जैसे बनाते हैं. टाइप्स पूछेगा तो पहले फ्लो चार्ट बनाने का, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है. तो उससे क्या होगा, आपके जो व्यू है जो आई कैचिंग भी रहेगा, तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू स्कोर वेल. कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का? लर्नर सेंटर्ड होता है, बच्चों के आइडियाज़ एक्सपीरियंसेस रहते हैं. इंटरैक्टिव होता है क्योंकि सोशल, जैसा मैंने बोला, सोसाइटी के साथ उनको इंडल्ज रहना है, तो इंटरैक्टिव होता है. इंक्वायरी बेस्ड होता है क्योंकि बच्चों को इंटरैक्शन करने के लिए दिया जाता है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, तो वो ज़्यादातर एक्सप्लोर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं. टीचर यहाँ सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है कि बच्चे अंडरस्टैंड करें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझें. और ये जो होता है, ये कंटिन्यूस असेसमेंट होता रहता है इसका, कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उनका कितना ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग. टीचिंग का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम. क्लासरूम कैसा होगा? एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे. फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, ऐसा नहीं है कि जैसा है वैसा ही पढ़ाना है. अडेप्ट होगा स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से. कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर रहेगा क्योंकि स्टूडेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी करेंगे. ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, बच्चों को सोचने का टाइम दिया जाएगा. स्टूडेंट्स का खुद का वॉइस एंड ओपिनियन वो देंगे. ये होगा लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड टास्क, हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रोवाइड करना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स. और यहाँ पे वही चीज़ मैंने डिफरेंस आपको टेबल फॉर्म में बताया. आप उसके सारे डिफरेंसेस लिखने के बाद एग्जाम में कोशिश करना कि टेबल भी बनाओ. यूज़ योर स्केल, पेंसिल एंड अगर कलर पेन्स अलाउड है तो ही यूज़ करना, नहीं तो नहीं. देन की कॉन्सेप्ट्स क्या है व्योट्स की थ्योरी का? सोशल इंटरेक्शन इज एसेंशियल. लर्निंग हैपन्स फर्स्ट बिटवीन पीपल सोशली, देन इनसाइड द लर्नर्स. Children learn through talking, playing and working with others. So this is social interaction is essential. फिर है zone of proximal development, that is called ZPD. This is the sweet spot for learning. क्यों? What a learner can do on their own and what they can do with the support. उसके बीच में जो gap है, that is called ZPD. Example क्या है? A child can't do a puzzle alone but can do it guided. That is called ZPD. स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि थोड़ा सा हिंट दे देना, बच्चों को पूरा सपोर्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ गाइड करना, दैट इज स्कैफोल्डिंग. लैंग्वेज इज अ टूल फॉर थिंकिंग. लैंग्वेज हेल्प शेप्स अदर्स थॉट्स. चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स, प्राइवेट स्पीच होता है. व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम, दिस इज अ साइन ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इन दिस थ्योरी. कल्चर एंड टूल मैटर. एवरी चाइल्ड लर्न्स थ्रू द टूल्स ऑफ देयर कल्चर, लैंग्वेज, writing, numbers and technology custom. These tools help structure the way children think and understand the world. Again, you can see the diagram and use the diagram as well. Now, education implication क्या है? Teaching practice, जैसे group work and peer learning है. Based on Vygotsky idea में क्या होगा? Learning through social interaction. तो पहला डिफरेंस ये है, जैसे यहाँ पे ग्रुप वर्क एंड पीयर लर्निंग है, यहाँ पे लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन. टीचर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग है यहाँ पे पूरी तरह से, लेकिन यहाँ है स्कैफोल्डिंग इन द ZPD. Encouraging self-talk builds inner speech and problem solving. Contextual real-world learning, use of cultural tools and relevant experience. Differentiated instruction, यहाँ पे recognizing that each child's ZPD is different. हर बच्चे का ZPD different होता है. कोई बच्चे पजल खुद सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं. जो कुछ नहीं कर पाते हैं, there we come with ZPD. तो सबका जो होता है recognizing that every child has different ZPD. Thank you for watching. Stay tuned with Prep Classes Academy for more videos.